हाँ जी। तो पहले तो आप सभी को नमस्कार। फॉर्म वाला काम बेटा आप कर दीजिए, उसके बाद अपन बात शुरू करें। ये बाद में भर देना, अभी केवल आपको सुनना है। शायद आपको पता होगा कल अपन थोड़ा बहुत परिचय मोटा मोटा अपन वापस देखा था। बाकी जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है। तो अपन कल शायद स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। याद है आप लोगों को? जो नए आए उनको पता नहीं होगा, बाकी वालों को तो नहीं पता। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। अपन लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण में अपन पढ़ रहे थे वर्ण परिचय, और उसमें अपन स्वर और व्यंजनों दो भागों में विभक्त किया था। और उसमें नए कितने जने हैं? नए बिल्कुल एकदम आज आए। ओहो, फिर है तो बेटा कोई बात नहीं। कैसे करें क्लास जी? फिर आप एक बार यूट्यूब पे पढ़िए, उसको देख लेना, ठीक है। और दो तीन क्लास हल्के फुल्के देख लेना, क्यों बेटा? अब दो तीन क्लासों को एक साथ बात करेंगे तो संभव हो नहीं पाएगा। मैं बहुत फास्ट बात करूंगा तो वैसे ही वो आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो टॉपिक पीछे चल रहा है उसको ही अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपन पढ़ रहे थे वर्ण परिचय, और वर्ण परिचय में अपन बात कर रहे थे स्वर एवं स्वरों का वर्गीकरण। स्वर एवं स्वरों का वर्गीकरण। उसमें अपन ने स्वरों की वर्गीकरण के अंतर्गत अपन बात करें तो अपन ने कह सकते हैं कि लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को अपने दो भागों में बांटा था। एक तो था कौन सा? ह्रस्व स्वर, और एक थे कौन से स्वर बेटा? यौगिक स्वर, है ना। और यौगिक स्वरों को कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। एक दीर्घ स्वर और एक आप कैसे बेटा? संयुक्त स्वर। यहां तक बात अपन ने कल की थी। उसके आगे अपन आज जो बात करेंगे इस वर्गीकरण में, वो बात करेंगे अपन के जब स्वरों को जब बोलते हैं, जैसे ये स्वर है। स्वर कितने हैं सर संख्या में? कितने? 11 है, ठीक है। 11 में ह्रस्व स्वर कितने हैं? कितने ह्रस्व? कितने संख्या कितनी है? 4। और यौगिक स्वरों की संख्या कितनी है? अब जैसे एक मान लो मैंने प्रश्न दिया, ऐसे ही मान लो कि कौन से स्वर, सुनो, कौन से स्वर संधि स्वर भी माने जाते हैं? संधि स्वर भी माने जाती है, ठीक है। ऑप्शन में आपका ए में है ह्रस्व स्वर, ठीक है। बी में है आपका, कह सकते हैं कौन सा कह सकते हैं? दीर्घ स्वर। और सी में है आपका, कह सकते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है। और डी में ऑप्शन है बी व सी दोनों। कौन सा सही है? डी है या बी? जो पहले से आ रहे हैं उनको तो पता ही है बेटा। बी या डी है? ये बात कह रहे हो ना? बिल्कुल। कल अपन जब लास्ट यौगिक स्वर लिख रहे थे तो अपन लिखा भी था कि यौगिक स्वरों को संधि स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये बात अपन कर ली थी। अब सुनो, अब आज आगे अपन बात करेंगे ना, वो करेंगे जो अब स्वर 11 है ना, जब अपन बोलते हैं ना तो होठों पर कौन सी आकृति बनती? भाई आपको पता, जो आप स्वर बोलते हो या तो होठ गोल होते हैं या होते नहीं, है ना। इस आधार पे अब अपन जो पढ़ेंगे वो स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, और वो इस टाइप से पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे अपन ओष्ठाकृति। किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? स्वरों का किसके आधार पर? ओष्ठाकृति। ओष्ठ का मतलब क्या होता है? होठ होता है। अब शब्द कैसे बना मैं आपको बताऊं। एक तो आया, इधर से आया है आपका ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब क्या होता है? होठ। आकृति का मतलब होता है बड़ा रचना या उसकी बनावट कैसी है। आकृति का मतलब क्या है? उसकी बनावट कैसी है। तो देखो, जब आप स्वर बोलते हो, क्या कह रहा है ये कि ओष्ठाकृति के आधार पर जब आप स्वर बोलते हो तो कौन कौन सी किस प्रकार की आकृतियां बनती है, उसके आधार पर। तो अपन बात करें ओष्ठाकृति, यानी होठ पर कैसी आकृति बनती है। तो देखो, जब अपन इसके बारे में बात करते हैं, कब?
जब ओष्ठाकृति के आधार पर, तो यहाँ पर आपके दो प्रकार की आकृतियां बनती, या तो होठ हो जाएंगे एकदम गोल। भाई आप बोलते हो ऐसे कैसे, अभी मैं आपके सामने वर्ण लाऊंगा, या तो आकृति गोल बनेगी या गोल बनेगी नहीं। इसका मतलब किस, इसके प्रकार कितने कहेंगे अपन? दो। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होंगे? दो। अब कौन कौन से, देखो फिलहाल आपको रटना नहीं है, पहले देखो स्वर है कौन कौन से। एक तो सर अ है, अ के बाद में क्या है? आ है, आ के बाद में क्या है? ई है, ई के बाद में क्या है? बड़ा ई। उसके बाद में क्या है? ऊ, ऊ के बाद में बड़ा ऊ। उसके बाद में क्या है? री, री के बाद में क्या है? ए के बाद में आई, और आई के बाद में क्या आया आपके? ओ, और ओ के बाद में क्या आया है? औ। तो ये तो है 11 स्वर। अब इन 11 स्वरों को अपना पढ़ना किसके आधार पर है? ओष्ठाकृति। यानी हो जब इनको बोलते हैं तो क्या क्या आकृतियां बनती? देखो अ कोई आकृति नहीं, इसके आधार पर आकृतियां कितनी बनेगी मैंने अभी कहा आपको। अब अपन अलग अलग इसको देखते हैं, देखते देखो अभी अपन किसके बाद? ओष्ठाकृति। इसके आधार पर आकृतियां बनेगी कितने प्रकार की? दो। या तो बनेगी एकदम आप गोल, क्या बनेगी? गोल। और गोल को अपन क्या कहते हैं? देखो जैसे मैं एक आकृति बना रहा हूं यहां पे, ठीक है, एक मिनट सुनो, मैं यहां कोई आकृति बना रहा हूं, लीजिए, हाँ, इसको अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? आप गणित पढ़ी आपने हैं? इसको क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? वृत्त। इसके बाद में ये वर्ग। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं समान होती है। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब वृत्त है। वृत्त का मतलब गोल। अब देखो इसका मतलब है, एक बात अपन ये कहेंगे कि एक जो होते हैं इनको तो कहेंगे अपन कैसा? वो कहेंगे अपन वृत्ताकार। कैसा कहेंगे? वृत्ताकार, ठीक है। और एक ऐसे होते हैं जो गोल नहीं होंगे, उसको अपन, उसका उल्टा क्या होता है? अवृत्ताकार। क्या होगा? इसका मतलब एक होगा आपका अवृत्ताकार। अब देखो कौन कौन से वृत्ताकार है, कौन कौन से अवृत्ताकार है, आपको रटना नहीं है, एकदम आ जाएगा। देखो अब पहले आप सबसे पहले वर्ण बोलिए अ। ऐसे मुंह में बन रही है कोई गोल? मुंह एकदम गोल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा है? अवृत्ताकार है, ठीक है। उसके बाद आ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? अवृत्ताकार है। उसके बाद में अगला ई हो रहा है क्या वृत्ताकार? नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी क्या है आपका? अवृत्ताकार है। उसके बाद में ई, इसमें भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद में री, इसमें भी आपका नहीं हो रहा है, तो फिर ठीक है। लेकिन इसमें रा, ऊ, बोलो ऊ, मुंह तो गोल हो नहीं रहा है, ऊ, इसका मतलब ऊ कैसा है? वृत्ताकार। इसके बाद ऊ, वो भी कैसा हो रहा है? वृत्ताकार। उसके बाद अगला रहा आपका ए में हो रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब वृत्ताकार नहीं, अवृत्ताकार है। उसके बाद आई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी कैसा है? अवृत्ताकार। उसके बाद है ओ गोल हो रहा नहीं हो रहा मुंह, इसको अपन क्या कहेंगे? ये कैसा है? वृत्ताकार है। औ मुंह गोल हो रहा नहीं हो रहा, इसका मतलब इसको अपन क्या कहेंगे? वृत्ताकार। तो अभी अपन परिभाषा याद नहीं करनी, इतनी सी बात है कि ओष्ठाकृति जब स्वर बोलते हैं तो मुंडे पर, मुंह पर किस प्रकार की आकृतियां बनती है, इसके आधार पर कितनी, या तो मुंडा गोल बनेगा या बनेगा नहीं। गोल बनेगा उसको अपन कहेंगे वृत्ताकार, जो नहीं बनेगा उसको बोलेंगे अवृत्ताकार। और इसके सिवाय इसके दूसरे नाम और कहना चाहें तो इस वृत्ताकार को अपन ये भी कह सकते हैं बेटा, ये कह सकते हैं वृत्तमुखी। क्या कह सकते हैं भाई? वृत्त यानी गोल मुंडा हो जाए, मुखी का मतलब मुंडा, वृत्त का मतलब गोल। उसके बाद दूसरा अपन कहें, इसको अपन कह सकते हैं वृतुलाकार, वृतुलाकार भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा जैसे है उसके आगे अ लगा दो, यहां क्या लगा देंगे? अवृत्तमुखी। यहां पर क्या लगा देंगे? अवृतुलाकार। क्या लगा देंगे? अवृतुलाकार। तो अब आपको रटना नहीं है, क्या क्या आपने बात की इसमें, मस्तिष्क सेट हुआ कि देखो जब अपन स्वर बोलते हैं ना, स्वर जब बोलते हैं तो स्वर से, इस मुंह से जब वर्ण ध्वनियां निकलती है तो किस प्रकार की आकृतियां बनती? तो आकृतियां बनेगी, या तो मुंडा गोल होगा, मुंह मतलब मुंडा गोल नहीं होगा, मतलब आप होठ, होठों पर आपको या तो एक वृत्त जैसी आकृति गोल होठ हो जाएंगे, या फिर होठ आप गोल नहीं होंगे।
और होठ जब गोल हो जाएंगे तो अपन कहेंगे कौन सी साहब, वृत्ताकार है। नहीं हो रहे हैं इसका मतलब अवृत्ताकार है। मुंडा गोल नहीं होता है, गोल क्या होता है, केवल केवल होठ होता है। ठीक है, अब जो अब इसकी परिभाषा है वो अपन थोड़ी सी इसको लिख देते हैं। जैसे कि अब इसकी बात करें अपन इसके संदर्भ, वृत्ताकार किसे कहते हैं, अपन कहेंगे किसे, तो अपन कहेंगे कि वे ध्वनियाँ जिनका अपन उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय आप कह सकते हैं कि ओष्ठाकृति गोल हो जाए, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन वृत्ताकार ओष्ठाकृति कहते हैं। तो मैं लिखता हूं कि वे ध्वनियाँ क्या कहेंगे, वे ध्वनियाँ अर्थात वर्ण, वे ध्वनियाँ अर्थात अर्थात वर्ण जिनका जिनका उच्चारण करती वक्त का मतलब होता है समय, करती वक्त, करते वक्त किसकी आकृति, करते वक्त ओष्ठाकृति, किसकी आकृति, ओष्ठ का मतलब होठ है ना, ओष्ठाकृति क्या हो जाए, ओष्ठाकृति गोल हो जाए, क्या हो जाए, गोल हो जाए, गोल हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो अपना वृत्ताकार ओष्ठाकृति कहते हैं। तो उसे वृत्ताकार ओष्ठाकृति, वृत्ताकार ओष्ठाकृति कहते हैं। ठीक है, क्या बात की, परिभाषा रटनी नहीं है आपको, क्या बात की, वे ध्वनियां अर्थात वर्ण जिनका उच्चारण मतलब बोलो उस वक्त क्या होता है, ओष्ठाकृति मुंडे की मतलब इस होठों की आकृति क्या हो जाए आपके, गोल हो जाए, उसे अपन क्या कहते हैं, वृत्ताकार। और इधर अपन क्या लिखेंगे, ये देखो कि वे ध्वनियां, इधर लिखेंगे वे ध्वनियां अर्थात क्या बात करेंगे, वे ध्वनियां अर्थात वर्ण जिनका उच्चारण करती समय ओष्ठाकृति मतलब होठ की आकृति, ओष्ठाकृति क्या हो जाए, गोल, क्या हो, गोल न हो, ये भी ध्यान रखना, क्या नहीं हो, गोल न हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे अवृत्ताकार, ओष्ठाकृति कहते हैं, अवृत्ताकार ओष्ठाकृति कहते हैं। अब इसमें बेटा कोई दिक्कत है आपके किसी की, अब एक लाइन बता दूं कि जब आप स्वर 11 है इनको बोलो आप जब बोलते हो तो किस प्रकार की आकृतियां बनती है, तो क्या एक तो गोल बनती है, गोल नहीं बनती है। ठीक है, जो गोल बनती है उन्हें अपन कहते हैं वृत्ताकार मतलब गोल, और जो नहीं गोल बनती है उसे अपन कहते हैं अवृत्ताकार। ठीक है, ये बात आपने पढ़ी है। कौन कौन से वर्ण है याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप बोलोगे तो आपके सामने आ जाएंगे, फलाने फलाने वर्ण है जो इस टाइप के हैं। ठीक है, तो ये आपकी बातें थी, तो आप हल्का फुल्का अभी उतारना शुरू करो, ताकि ये ना बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ ढंग के। बाकी वाली जो क्लास है आप है ना यूट्यूब पे या फिर भेज देंगे सर से कहलवा के, आपको नोट्स भेज देंगे, और उससे आगे आप ये बढ़िया ढंग से व्यवस्थित तरीके से लिखो। तो नए विद्यार्थी है उनके लिए थोड़ी सी मतलब 1-2 क्लासें हो गई तो उनको लगेगा सर क्या है, समझ में आ रहा है बेटा अभी जो बात है कि ये तो हो रही है ना, हाँ तो फिर अपने आप आ जाएगा। तो इनकी संख्या कितनी है, थोड़ी संख्या भी ध्यान में रखना आप, है ना, साथ साथ में सीधा कोई पूछ ले तो ध्यान रखना संख्या, इनकी संख्या कितनी है 4,
और इनकी संख्या कितनी है? 7 है ना। सात और 4 कितना हो गए? 11। ठीक। आप मैंने कल आपको संधि अक्षर बताया, तब मैंने एक बात कहा कि आप सीधे पहचान सकते हैं कि फलाने में कौन सी संधि है। तो आप इस पे मुझे बता सकते हैं कौन सी संधि है? हैं? कौन सा बेटा? हाँ, बिल्कुल सही। ओष्ठा आ, आ ओष्ठ अ, और उधर क्या आया? आकृति आ और आ इसमें है, इसका मतलब संधि कौन सी है? दीर्घ। आप यूं लिख देना ढंग से। अ, लिख दिया, शुरू कर दिया? नहीं तो एक लाइन और लिखवा देते, इसको व्यवस्थित लिखते, ओष्ठाकृति के आधार पर इनको 2 भागों में विभक्त किया गया, ऐसी बातें लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं। जो लिख दिया पर्याप्त है। आपको समझ में आना चाहिए, बात यह है कि परीक्षा में आपको करना है। लिख दिए? लिख दिए? आगे ले लूं मैं स्लाइड? अब सुनो, अब सुनो बेटा। ये तो थे अपन पढ़ रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो अभी तो अपने बात की कि भाई देखो, स्वर बोलते हैं तो होठों पर कौन सी आकृतियां बनती है। अब आप जब बोलते हो ना, कहीं ना कहीं आपको लगता है एक जीभ भी प्रभावित होती है। कभी आप जब वर्ण बोलते हो, जीभ का कुछ आगे वाला भाग प्रभावित होता है। कभी आप बोलते हो तो बीच वाला भाग प्रभावित होता है जीभ का। कभी जबान के अंत वाला, पीछे वाला भाग, लास्ट में वो भाग प्रभावित होता है। उसके आधार पर स्वरों को अपन क्या करेंगे? वर्गीकृत करेंगे। भाई जैसे ये आपका कह सकते हैं, भाई मैं मोटा मोटा यहाँ आपके कह सकते हैं मुख बना लूँ, कोई ऐसा लो, मैं लो। अब समझ लो रे, ये मान लो मुंडा है किसी का ही, मान लो रे, ठीक है, ये ऐसे मान लेते हैं। अब ये आपको पता जुबान वाला पार्ट है पूरा, किसी के मुंह के, ठीक है। ये अब ये तो कह सकते हैं कि जुबान का अगला भाग है, मान लो खुलता है, तो ये पूरा अंदर का भाग मान लो कहते हैं। तो इसका मतलब ये जीभ का कौन सा भाग है? अगला भाग होता है ये आगे वाला, इसको अपन कहते हैं अग्रभाग। क्या कहते हैं? अग्रभाग। और जीभ का ये भाग, मध्य का भाग प्रभावित होता है, उसे कहते हैं बेटा मध्य भाग। और एक लास्ट वाला भाग होता है, उसको बोलते हैं बेटा पच्च भाग। क्या बोलते हैं? पच्च मतलब जुबान के पीछे, है ना, पीछे वाला भाग, यहाँ अपन कह सकते अंदर वाला भाग। और ये आगे वाला भाग, ठीक बीच वाला भाग, मध्य वाला भाग। यानी कहने का मतलब अपन पढ़ेंगे अपन जीवा के आधार पर। जीवा मतलब जीभ। जीभ जब वर्ण बोलते हैं ना, स्वर, वो कैसे कैसे प्रभावित होती है ना। भाई वर्ण बोलते हैं तो जीभ भी प्रभावित होती है। कभी जीभ का अगला भाग प्रभावित होता है, कभी मध्य का भाग प्रभावित होता है, कभी लास्ट वाला भाग प्रभावित होता है। इसके आधार पढ़ेंगे तो अपने इस टॉपिक का नाम रखेंगे, वो रखेंगे अपन जीवा कृति के आधार पर। यहां पर भी संधि कौन सी हुई आपकी, है ना? जीवा प्लस यहां क्या आई? आकृति। और जीवा आ धन आ क्या बनता है? आ बनता है, ठीक है। तो अपन क्या करें? जीवाकृति के आधार पर, जीवाकृति के आधार पर स्वरों का
क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। तो देखो अब आपके मस्तिष्क में आया कि कितने प्रकार होते हैं, जीवाकृति के आधार पर स्वरों का कितना वर्गीकृत कैसे करेंगे, कितने भाग है? 3। या तो भाई जीव का अगला भाग प्रभावित होगा, या बीच का होगा, या लास्ट वाला। भाई अपने पास 3 चीज ये। अब अपन कहते हैं जैसे ये बस 3 कॉलम है, अपन कहते हैं कि गया हुआ क्या था, पास्ट, चल रहा है वो प्रेजेंट, आने वाला फ्यूचर। भाई 3 कंडीशन है, तो जुबान का अगला भाग, बीच का भाग, लास्ट वाला भाग है, यही तो होता है। 3 चीज हो सकती। इसका मतलब है कि इसमें भी अपन बात करेंगे जीवाकृति के आधार स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, तो कितने भाग बात करेंगे? जीवाकृति के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार माने जाते। कितने? 3। तो अपन ये बात करेंगे जीवाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? जीवाकृति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में, स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। और 3 भाग कौन कौन से देखो आप। एक तो अभी अपन लिया, परिभाषा अपन बाद में लिखेंगे, पहले अपन इसको मिटा दूं मैं, समझ में आ गया? ये मान लो जीव है बेटा, ये क्या है? ये मैंने कहा बेटा क्या है? जीव है। अब जीव का अब बात करें, ये जीव है, ये मुख है, ठीक है, मुख खोला हुआ मान लो, आंखें कुछ मैंने बनाई नहीं है, आपको लगता है वो भी बनाने में बना देता हूँ वाला, ठीक है। अब ये इस जीव के ये आगे वाला भाग है, इसको कहते हैं अग्र, बीच का भाग उसको कहते हैं मध्य, और आप कह सकते लास्ट वाला भाग को क्या कहते हैं? पश्च भाग। तो इसके आधार पे अपन अभी बात करने वाले। अब सुनो, कितने भाग हैं? 3। एक तो भाग कौन सा था अभी आपने बात की सर? अग्र। एक कौन सा था? मध्य। और एक कौन सा था? पश्च। ठीक है। अग्र देखो, अब अपन लिखते हैं पहला भाग था आपके अग्र, तो अपन बात करेंगे कि सर अग्र, अग्र, और उसके बाद बीच वाला कौन सा था? मध्य, और फिर आपका था पश्च। ठीक है, ये 3 भाग। अब मैं आपके वापस यहां स्वर को लिखता हूं, और जैसे आप बोलोगे उसके अकॉर्डिंग मैं यहां सेट करता रहूंगा। मैं लिख रहा हूं या अ, मैं लिख रहा हूं या आ, फिर मैं लिख रहा हूं ई, उसके बाद बड़ी ई, फिर आपका ऊ, फिर आपका बड़ा ऊ, फिर मैं लिख रहा हूं री, उसके बाद लिख रहा हूं ए, उसके बाद आई, उसके बाद लिख रहा हूं ओ, और यहां लिख रहा हूं मैं क्या? औ। चलिए अब आप बताइए, अ अ कौन सा अ? क्या अगला भाग हो रहा है? क्या अंदर वाला भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है, दोनों नहीं हो रहे। बीच वाला भाग हो रहा। इसका मतलब ये कौन सा है? मध्य का भाग। ठीक है, आगे आ, आ अंदर वाला भाग हो रहा नहीं, आपको ऐसे महसूस नहीं हो रहा? आ, इसका मतलब कौन सा भाग है? पीछे वाला, जबान के आ। उसके बाद अ मध्य वाला आ, उसके बाद ई, 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 बताओ। ई, ई, अगला भाग नहीं हो रहा है प्रभावित, अग्रभाग हो रहा है। ई, ई, वही से। उसके बाद ऊ, ऊ, यहां बोली गोल बन रही है, आवाज जुबान का कौन सा भाग प्रभावित हो रहा है? सब लास्ट वाला भाग हो रहा है, ऊ, मतलब अंदर आवाज प्राण वायु के आधार पे ऊ। ऊ, फिर उसके बाद ऊ, फिर उसके बाद में री, उसके बाद में
ए ए ए ए आई, उसके बाद में ओ, ऊ आया तो सैम, ओ, उसके बाद में औ, है ना। थोड़ा आप बोलते वक्त थोड़ा सा आप महसूस होता है, ऐसा नहीं है। जब ये आवाज़ आती है तो आप अगर कंफर्म करोगे तो भाग कौन सा प्रभावित हो रहा है। अब इसको क्या कहते हैं, परिभाषा यही है कि उच्चारण करते वक्त आपके ऐसे जीवा का अगला भाग प्रभावित होता है, उसको अग्र स्वर कहते हैं। जब अपन उच्चारण करते हैं तो बीच का भाग प्रभावित होता है, उसको मध्य कहते हैं। जीभ का पिछला भाग प्रभावित होता है, मतलब जीभ के पक्ष भाग प्रभावित होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, पस्वर कहते हैं। ये उसकी परिभाषा। लेकिन ध्यान में रखना है कि कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, कई बार है कि मैंने एग्जाम में देखा बकायदा पूछा जाता है निम्न में से कौन सा, आप कह सकते हैं कि निम्न में से कौन सा जीवाकृति के आधार पर मध्य स्वर कहा जाता है। मध्य में क्या है, केवल केवल अ ही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब देखो इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या लिखेंगे कि पहले तो इनके ध्यान रखना, संख्या कितनी है इनकी, 5। इनकी कितनी है, 1। इनकी कितनी है, इनकी कितनी है, 5, ठीक है। अब इनकी संख्या हो गई। अब इसके आधार पर अग्र स्वर किसे कहते हैं कि वे ध्वनियां, क्या लिखेंगे इसमें, वे ध्वनियां जिनका, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते वक्त जीवा का, या फिर आप कह सकते किसका बेटा, जीभ का, है ना, जीभ का कौन सा भाग, जीभ का अगला भाग, अगला भाग प्रभावित हो, प्रभावित हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं, उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। इसको बात पूरा कर लोगे आप। क्या लिखा है कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते वक्त जीवा या जीभ का अगला भाग, ये अगला भाग प्रभावित होता है, उसे अपन कौन से कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। अब दूसरा मध्य। अब इसका मतलब अपन इसमें लिखेंगे कि वे ध्वनियां, क्या लिखेंगे कि वे ध्वनियां, वे ध्वनियां जिनका, जिनका उच्चारण करते, उच्चारण करते समय जीभ का, किसका, जीभ का मध्य भाग, मध्य अर्थात बीच का प्रभावित हो, क्या हो, प्रभावित हो, उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन मध्य स्वर कहते हैं, ठीक है। अब सुनिए अगली बात इसमें पश्च स्वर में। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, अपन बात लिखेंगे कि वे ध्वनियां, क्या लिखेंगे, कहाँ उल्टा पहुंच गए क्या, हाँ। अब लिखेंगे वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जीभ का पक्ष भाग, पीछे का भाग, पक्ष भाग प्रभावित हो, उसे अपन क्या कहते हैं, पक्ष स्वर कहते हैं। अब मैं आपको वापस बताता हूं क्या बात अपने की है, इतनी बात आपको ध्यान में आई है। तो अपने कहा कि भाई देखो स्वर बोलते हैं, स्वर बोलने के परिणाम स्वरूप अपनी जो जीभ से ही बोलते हैं अपन सारी बातें, जीभ नहीं है तो फिर बोला नहीं जाता। तो बोलते हैं स्वर है, तो जब बोलते हैं ना उस वक्त जीभ का कौन सा भाग, यानी कि जीभ पूरी है ना, इसका कौन सा भाग है प्रभावित होता है। तो उसके आधार पर के अपन 3 भाग किए कि या तो जीभ का, ये जैसे मान लो जीभ है, एग्जाम्पल मान लो, या तो जीभ का ये भाग प्रभावित होगा, या ये भाग होगा, ये फिर लास्ट वाला भाग होगा। अगले भाग जो प्रभावित हो उसको अग्र कह दिया, ठीक है, अग्रस्वर कह दिया भाई, अग्रस्वर के रूप में बांट दिया। और जो बीच का भाग प्रभावित होता है उसको मध्य कह दिया, और लास्ट वाले को पश्च कह दिया। अपने कहा कि आगे वाले भाग से ई है, बड़ी ई है, री है, और ए है, और आई है, और इस मध्य वाले भाग जो है ना जीभ का, इस भाग से प्रभावित कौन सा होता है, अपन कैसे, अ है, अ जो स्वर है वो किसको करता है, जीभ के मध्य भाग को प्रभावित करता है। और कुछ अपने बात की, जैसे कि अपने बात की आ है, ऊ है,
और बड़ा ऊ है, ओ है, औ है, ये जीभ के कौन से भाग को, पच्छ भाग, पीछे वाले भाग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बस इसके आधार पर स्वर कितने हैं, 3 भाग हैं। इन बातों को आपको उतारना है। बढ़िया तरीके से उतार दो। आप सभी अभी 12th करके आए हो हैं? रिजल्ट आना है आपके। आर्ट्स के कितने हो, साइंस के कितने हो? आप आर्ट्स के हो। इसका मतलब साइंस वाले बहुत कम ही है ना। ये क्या है, थोड़ा सा है, बाकी वाले एकदम सिंपल टॉपिक है और बहुत अच्छे से अपन को समझ लेंगे। आप सवालों उड़ा दोगे एकदम आते ही। सिलेबस वगैरह जानते हो आप लोग, बता दिया था। नए विद्यार्थी उनको पता नहीं थोड़ा, तो विद्यार्थी यूट्यूब पे वीडियो है, उसको एक बार देख लेना आप लोग। एक बार आप देख लेना, फिर अपना अंत में जो रहे हुए विद्यार्थी उनके लिए वापस क्लासेस कर देंगे अपन। अब छुट्टियां कम करना, विधिवत तरीके से आते रहना। नहीं तो आपको पता है एग्ज़ाम आपकी लगभग अप्रैल मई में हो जाएगा एग्ज़ाम। इसका मतलब 15 दिन ये आपके पास है और महीना भर वो है। लगभग आपकी 20 से लेकर 30 मई के मध्य आपका परीक्षा हो जाएगी। तो मोटे मोटे आपके पास रहते हैं 2 मंथ। रिजल्ट आपकी ये 12वीं वाला तो आ जाएगा अप्रैल में, लगभग 10 से 15 अप्रैल के बीच में आएगा, पहले नहीं आएगा। 12th वाला आ जाएगा, 10th वाला आ जाएगा। लिख दिया, लिखो। 10th का जल्दी आने के पीछे कारण ये है कि 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट है, तो फिर ऐसे में 11th वाले तो एडमिशन लेंगे स्कूल में, आप स्कूल जाओगे नहीं वापस, तो आपका भले ही कभी आ जाए, क्या दिक्कत है। मोस्टली कॉलेजों में 1 जुलाई से नया सेशन स्टार्ट होता है, तो इससे पहले आपका आ जाएगा। पर अब की बार मुझे लगता है नंबर फुल देंगे आपको दवा के, क्योंकि कम समय में जो भी काम किया जाता है ना, तो बड़े ध्यान से नहीं किया जाता। मैं आपको दूं बेटा 2 कॉपी है और 2 दिन में आराम चेक कर लेना, और आपको वही 2 दिन दूं और मैं कह दूं आपको 100-150 कॉपी दे दूं, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इतना आप ध्यान नहीं दे पाओगे। तो फायदा ही है, परसेंटेज ज़्यादा बनेंगे आपके। लिख दिया। आगे चलो, लिख दिया, ठीक है। आगे चलो मैं, ठीक। अब देखो, अब अपन ने अभी तक जो बातें की सुनो। एक तो अपने क्या कि मुंह मुख से संबंधित, एक तो पहले अपने पढ़ा था, वो पढ़ा कि भाई देखो स्वर आप बोलते हो तो ओष्ठाकृति यानी होठ पर कैसी आकृति बनती है, क्या बात की, ओष्ठाकृति। उसके बाद अभी अपन बात करेंगे, उसके बाद दूसरी बात अपन ने की थी, क्या इसके बारे में की थी, वो की थी कि जीवा
जीवाकृति, जीवाकृति या जीव किस प्रकार से प्रभावित होती है। अब भी अपन बात करेंगे, वो कर देंगे मुखाकृति। आप जब बोलते हो ना मुख की क्या आकृति किस प्रकार बनती है, कभी कभी आपने देखा जो वर्ण बोलते हैं मुंह पूरा खुलता है, कभी मुंह पूरा खुलता ही नहीं, है ना। इस आधार पे अपन को देखने के लिए आपको 3-4 शब्द सीखने पड़ेंगे। एक तो बेटा होता है संवृत, संवृत का मतलब होता है बंद, संवृत का मतलब क्या होता है बंद। एक होता है बेटा आपकी विवृत, विवृत का मतलब होता है आपकी खुला, और इसका मतलब क्या होता है बंद, ठीक है। और अगर मैं इसकी जगह में कर लेता हूं बेटा आपकी अर्ध संवृत का मतलब क्या हुआ, अर्ध का मतलब होता है आधा। भाई आपकी परीक्षा होती 3 होती, वार्षिक का मतलब पूरा पूरा वर्ष, पूरे वर्ष का, है ना। क्योंकि मेरे वार्षिक कैसे बना कि जैसे ये शब्द होता है वर्ष, और वर्ष के साथ में प्रत्यय लगा आपका कौन सा इक, और एक प्रत्यय जब लगता है ना तो सिस्टम होता है। एक प्रत्यय क्या करता है अ की मात्रा में आप कह सकते हैं कि जो आगे वाले वर्ण की जो मात्राएं होती है उसमें कर दे आदि वृद्धि करता है, वृद्धि मतलब मात्रा बड़ी हो जाती है, अ से बड़ा क्या होता है आ होता है, इस टाइप से। तो वो आपके वार्षिक होता है। अब वार्षिक का आधा क्या होता है, अधवार्षिक होता है कि नहीं होता भाई। वार्षिक का मतलब 12 महीने, और अधवार्षिक का मतलब आधा 6 महीने। उसी प्रकार संवृत का मतलब बंद, अर्धसंवृत का मतलब बंद है लेकिन कितना आधा बंद है, थोड़ा आधा बंद, ये पूरा बंद है आधा बंद। यहाँ विवृत का मतलब खुला, और मैं आगे यहाँ लिख देता हूं एक अर्धविवृत, क्या लिख देता हूं अर्धविवृत। अर्धविवृत का मतलब है, विवृत का मतलब खुला, अर्ध का मतलब मुंडो खुलो नहीं, आधा आधा खुला। तो इसके आधार पे अभी अपन बात करेंगे कि देखो ये जैसे कि बेटा मैंने बात की, ये मान लो कोई ये बात करते हैं ये, ठीक है, ऐसी बात कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब ये मुझे लगता है कि डायग्राम्स इतना सुंदर नहीं है, फिर भी देखो ये ऐसे ही मान लो। अब आपको लगेगा मुंह हाथी जैसा है ना, सुनो मैं कुछ दूसरा जुगाड़ करूं, लो अब देख लो रे, ये इसका अभी मुंडा खुला है, ये इसकी जुबान आपको दिख रही है। जो खुला होता है उसे तो बोलते हैं अपन क्या विवृत। और मान लो ये एकदम बंद, अभी मैं को बंद करके बताऊंगा आपको, ठीक है। और एकदम मैंने कर दिया एकदम, ये पता नहीं चला, लो अब मुंह क्या है, आप बोले नहीं सर आवाज आ रही है, लो अब क्या है ये बंद है ना, एकदम बंद है। अब बंद है उसको अपन कहेंगे समृद्ध। अगर ये तो हल्का फुल्का इसने कहा ना मैं थोड़ा खोल दूंगा गए, है ना, इसने कह दिया मैं थोड़ा बहुत क्या करूंगा, हाँ थोड़ा सा खोल दिया, इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे अर्धस्मृत। और मान लो इसने कहा ना सा मैं तो पूरे ही खोल देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मानो इसने ये पूरा 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 खोल दिया तो विवृत हो गया, इसका आधा खोल दिया इतना सा, और अपन कह सकते हैं थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा सा खोल दिया, है ना। ये वैसे पूरा ही है आपको दिख रहा है वैसे, पर आप कह सकते हैं उसकी तुलना में थोड़ा सा का, कहने का मतलब है थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, पूरा खुला हुआ था विवृत कहते हैं, थोड़ा सा कम खुला हुआ है उसे अपन क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं अर्ध विवृत। और अगर मुख बंद है तो उसको कहते हैं संवृत, और बंद है लेकिन थोड़ा सा बंद है ना, उसको कहें अपन ना अर्ध समृद्ध, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो अब अपन बात ये कर रहे हैं कि मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति मुख की आकृति कैसे बनती है उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ने वाले। तो देखो मैं इसको मिटा देता हूं, अभी आगे चल लेता हूं। लो अभी अपन कौन सा उठाने वाले हैं, वो उठाने वाले हैं मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसका पढ़ेंगे, स्वरों का वर्गीकरण। अब देखो मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से अपन करते हैं, 4 प्रकार से। कितने प्रकार से करते हैं,
चार प्रकार है। तो अपन ने चार प्रकार से करते हैं, और चार प्रकार कौन कौन से, तो इसको आप यूँ देखिएगा। एक, उसके बाद यहाँ पढ़ेंगे अपन दूसरा, फिर यहाँ पढ़ेंगे अपन तीसरा, और फिर यहाँ पढ़ेंगे अपन चौथा। उससे पहले मैं आपको हल्का सा वापस बताऊंगा। स्वर है कितने? 11। अ है, आ है, उसके बाद ई है, फिर आप कह सकते हैं बड़ी है, फिर ऊ है, फिर बड़ा ऊ है, फिर आपकी री है, फिर ए है, फिर आपका आई है, उसके बाद में ओ है, और ओ के बाद में औ है। ठीक है, ये हो गए 11। अब देखो कितने भाग है सर? आपने अभी कह रहे थे, आप कितने कह रहे थे सर? 4 कह रहे थे। और 4 में एक तो होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं, एक तो अपन पहले लिख देते हैं विवृत। क्या लिख देते हैं? विवृत। और विवृत का आधा होता है, उसे क्या कहते हैं? अर्ध विवृत। और उसके बाद अगला है वो कौन सा है? संवृत। और संवृत के बाद में आधा होता है, उसको क्या बोलते हैं? अर्ध संवृत। वाह शाह, वेरी गुड, है ना, बहुत इंटेलिजेंट हो। अब देखो आप बोलो, सबसे पहले बोलो अ। बोलो, किसमें आ रहा है? अ। मुंह खुल रहा है? अ अ। मुंह बंद करके बोलो। अ। मुंह खुला है, कितना? आधा खुला है, पूरा खुला नहीं। इसका मतलब है, इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे कौन सा है सर? इसको अपन कहेंगे अ। अब बोलो आ। आ में क्या हो रहा है? मुंह पूरा खुल रहा है नहीं खुला? आ। बाकी वाले में किसी में ऐसा मुंह खुल रहा है पूरा? एक बार प्रयास करो। अ अ अ में आधा खुला मुंह। आ, ई, ई। पहले वहां नहीं जाओ, यहां तक जाओ। अ का मतलब है कि आधा खुल रहा है, ज्यादा नहीं खुल रहा। आम पूरा खुल रहा है। इसका मतलब ये कैसा है? विवृत स्वर है। कैसा स्वर है? विवृत स्वर है। उसके बाद अगली बात करो आप, अगला बोलो आप। आ, हो गया, आ हो गया, फिर ई। ई मुंह खुल रहा है क्या? एक बार प्रयास करो, आप ये रटना नहीं है, प्रयास करो, अपने आप पता चल जाएगा। है? ई, ई, ई। मुंह है उसी स्थिति में रह रहा है कि वो बंद हो रहा है, खुल रहा है? वो बेटा अपन इसको ई को अपन कहते हैं, आप बोलोगे शुद्ध रूप से तो उसको आप कहेंगे समृद्ध है। उसके बाद ये ई भी क्या है आपकी? समृद्ध है। इसके बाद आप बात करोगे सर किसकी? देखो, अर्धविरुद्ध। अ हो गया, आ हो गया, उसके बाद में ई हो गया, ठीक है, और ये हो गया। इसके बाद अगली बात करो क्या? ऊ। ऊ क्या होगा? ऊ अर्ध समृद्ध, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं बेटा आपकी नेक्स्ट, ऊ बड़ा ऊ भी किसमें आएगा? इसमें। उसके बाद ए, ए। एक प्रयास करो, अपने आप निकल के आएगा। इसमें अर्ध विवरित अर्ध समृद्ध में केवल केवल 2 वर्ण ही आते हैं। आप जो अभी उच्चारण निकाल रहे हो गलत निकल रहा है आपके। शुरुआत से प्रयास करो आप अ, ताकि ये आप क्लियर हो जाए साधन, क्योंकि परीक्षा में 100% प्रश्न आया था। आप पेपर उठा के देखना, उसमें आया था बीएसटीसी की परीक्षा में कि निम्न में से कौन सा विवृत स्वर है, और उसका आंसर विवृत में केवल एक ही है। मुख केवल आ में ही खुलता, बाकी किसी में नहीं। विवृत ही आपका है, बाकी वाले में यहां आपकी थोड़ी समस्या चल रही। अ के बाद आ, उसके बाद आप बोलो आगे ई, उसके बाद इसके बाद ई, उसके बाद ऊ, ई और ऊ दोनों इसमें। उसके बाद में री भी आप किसमें? इसी में। अब देखो, अब अगर इसमें इतने गए चले गए तो फिर अब पीछे कितने रहे? पीछे कितने रहे?
4। अब 4 है, 4 है। अब अर्ध विपरीत वाले कौन कौन से, एक बार आप इनको बोलो भाई। आप देखो बेटा, आ इसमें चला गया, अ भी चला गया, ये भी गए, ये भी गए, ये भी गए। अब इनको आपको सेट करना। अब आगे बोलो ए, और एक है आपका ओ। क्या है, ए या ओ। और एक है आपका आई और औ। क्या है, आई और औ। अब कहां सेट हो रहा है, एक बार प्रैक्टिकली आप पता करिएगा। कहीं न कहीं अर्ध विपरीत में कौन कौन से आ रहे हैं? ऐसे तो नहीं है कि आई और औ आ रहे, आई औ। नहीं हो रहे सेट। इसमें आपकी अपन कहेंगे एक तो आई और एक होगा आपके औ। और इसमें अपन लेंगे ए और किसको, ओ को। थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इतना याद नहीं रहता है, ये याद रखना विवृत वाला। कई बार पूछेगा, इतना ध्यान। विवृत का मतलब जिसमें मुंह खुलता है, और जिसमें मुंह खुलता है वो आपका स्वर कौन सा है, वो आपका आ है। और इनमें अपन के अर्धविवृत आधा मुंडा खुलता है, आधा मुंडा खुलता है, और यहाँ मुंडा बंद सा रहता है, लगता है बंद सा है। और इसमें लगता है कि इस विवृत की अपेक्षा आधा बंद रहता है, या तो पूरा बंद रहता है या आधा बंद रहता है इसकी अपेक्षा के, ऐसा माना जाता है। तो देखो परिभाषा क्या है, मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। देखो कि विवृत क्या है, तो कहेंगे वे ध्वनियां, क्या बात करेंगे बेटे, वे ध्वनियां अर्थात वर्ण, वे ध्वनियां जिनका, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय, करते समय आप कह सकते हैं मुख खुला सा रहता, मुख खुला सा रहता है, मुख खुला सा रहता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं। आपको, आप जब लिखो ना तो पूरी बात लिखना। क्या लिखोगे, विवृत क्या मतलब क्या है, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख क्या रहता है, खुला रहता है। खुला मतलब आप कह सकते हैं मुख खुला रहता है। जैसे आपने बोला आ मुंह खुला रह रहा है। आकृति क्या बन रही है, आ से कौन सी आकृति बन रही है, आ मुंह खुला बनी है, क्या गोल आकृति बन रही है, गोल किसमें, ऊ और ओ औ इसमें बन रही, लेकिन इसमें नहीं बन रही। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो कहने का मतलब विवृत में क्या है, आए। इसमें वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते इसमें मुख क्या रहता है आपका, खुला रहता है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें ये लिखेंगे भाई देखो, विवृत की अपेक्षा क्या रहता है, आधा खुला रहता है। तो कहेंगे वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख विवृत की अपेक्षा क्या रहता है, आधा खुला रहता है, उन्हें अपन क्या कहेंगे, अर्ध विवृत स्वर कहेंगे। ठीक है, तो कहेंगे देखो वे ध्वनियां, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण, उच्चारण करते समय, करते समय, करते समय मुख किसकी, विवृत की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, विवृत की अपेक्षा क्या रहता है, अपेक्षा आधा खुला रहता है। क्या रहता है, आधा खुला रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं, खुला रहता है, उसे अपन अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 3 है। अगला है बेटा आपकी समृद्ध। और समृद्ध के बाद क्या क्या करेंगे कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख बंद सा रहता है, बंद बंद जैसे बंद होता है उस टाइप रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, और इसमें आगे में अर्धस्मृत में, तो वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख समृद्ध की अपेक्षा क्या रहता है, आधा बंद रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं, असमृद्ध कहते हैं। बस तो ये आप बात को लिखना आपको। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, आप ऐसा करो बाकी वाली बातें लिखना शुरू करो, तब तक मैं इसकी परिभाषा आपके लिख देता हूं। ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख बंद सा रहता है,
रहता है, आगे क्या लिखोगे आप, रहता है, उन्हें अपन समृद्ध स्वर कहते हैं। आगे इसमें लिखोगे ऐसी ध्वनियां, परिभाषा अपने हिसाब से लिख दो, ठीक है, अपने हिसाब से। इसमें कोई रटने वाली बात है, रटनी भी नहीं है इसमें, ये तो लिखवा रही हैं, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं। मुंडा खुला रहता है उसकी तुलना में, मुंडे खुले की तुलना में आधा खुला रहता है, या मुंडा बंद रहता है, और या मुंडा बंद की अपेक्षा थोड़ा खुला रहता है। आपके थोड़ा आपके मतलब पूरे समृद्ध की अपेक्षा क्या रहता है, आपके आधा बंद रहता है। बाकी बस ये बात है आपको थोड़ी सी लिखनी। तो आप बेटा पहली बार आए हो और लेट भी आए हो। अच्छा, आप कहाँ से हो बेटा? धोरीमना से। आप दोनों ही धोरीमना से हो? अच्छा ठीक है, आप किसकी तैयारी करते हो? अच्छा, कुल मिला के आप इनके साथ आए हो। हाँ, तभी मैंने कहा देखो इतनी स्पीड से आंसर कैसे आ रही है। हमारे 12वीं पास वाले अभी वर्ण परिचय पढ़े थे, कभी तीसरी चौथी में भूल गए। ना सर, मैं पीता ही नहीं हूँ। ना बस। अब सबसे आपको पता ही है कि वर्ण परिचय सबसे टेढ़ा यही पड़ता है, शुरुआत यही है। ये अभी क्लास 3 एक दिन हुए हिंदी को शुरू किए, तो ये क्लासेस शायद यूट्यूब पे है, तो आप हल्का फुल्का देख लेना, नहीं तो बाद में लास्ट में करवाएंगे, जो नए बाद में आएंगे उनको करवाना ही पड़े, करवा देंगे वो तो वापस। इसमें कुछ खास बातें नहीं, एक बार कि हिंदी क्या है, व्याकरण क्या है, वर्ण परिचय, वर्णमाला लिखी, वो बातें अभी तक की, तो खास कुछ हुई नहीं। और ये बोरियत वाला टॉपिक भी रहता है इसमें, प्रश्न अभी तक। हाँ, ये हो जाता है। नहीं, पिछले बाकी वालों को नहीं होंगे, ये क्या बातें नहीं आते रहते हैं, वो बात वापस वही चलती रहती है। हाँ हाँ, ये मामला इसमें गड़बड़ हो जाता है, मास्टर की हो जाता है, इनके तो होना ही है। लिख दिए? तो आप रहते कहाँ, यही हॉस्टल है क्या पास में? यहाँ से कितना दूर पड़ता है बेटा, कितना दूर पड़ता है यहाँ से? आपने रीट का एग्जाम दिया या? अच्छा, तो हाँ, प्रतिभा तो दूर नहीं, उधर साइड शिवनगरी साइड है सर। क्या जी, किस साइड में? हाँ जी, होगी बात, लिख दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो बेटा, क्या क्या बातें अपन ने की, सुनो। पहले तो अपने सबसे पहले आज आज की बातें की थी। एक तो अपने क्या कर की बात की थी, ओष्टाकृति के आधार पर। ओष्टाकृति मतलब समझ रहे हो ना आप, ओष्ट नहीं ओट, भाई ओट में क्या बनता है, किस प्रकार के वर्ण निकलते हैं, गोल बनते हैं नहीं बनते, उसके आधार पर बात की थी। उसके बाद दूसरी बात अपने क्या की थी, जीवाकृति। मतलब अब जब बोलते हैं तो जीवा मतलब जीव, जीव का कौन सा भाग पर अगला भाग होता है, बीच का भाग, लास्ट वाला भाग, उसके आधार पर अपने कितने भाग पढ़े, 3। तो अपने दूसरी बात की जीवाकृति के आधार पर, किसके आधार पर, जीवाकृति के आधार पे। और अभी जो अपन कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे, मुखाकृति। यानी जब अपन ये वर्ण को बोलते हैं ना, तो मुख की क्या क्या आकृतियां बनती है, या तो मुंडा आधा आधा खुला रहता है, या पूरा खुला रहता है, या बंद सा रहता है, बंद की अपेक्षा थोड़ा आप कम रहता है, आधा बंद रहता है, ऐसा लगता है। इस प्रकार आपने क्या बात की, ओष्टाकृति के आधार पर कितनी आकृतियां थी बेटा,
दो। कितनी थी? दो। कौन कौन सी? एक तो मुंडा गोल होता है, मुंडा गोल नहीं होता, होठ या तो एकदम गोल आकृति बनाएंगे या फिर गोल बनेगी नहीं, इसलिए गोल बनेंगे उसको अपन क्या कहा? वृत्ताकार। और जो गोल नहीं बनेगी उसको अपन क्या कहेंगे? अवृत्ताकार। ठीक है, ये बात हो गई थी। उसके बाद है जीवाकृति। जीवाकृति, जीव तीन, आप कह सकते हैं कि अपन बनाई जीव है, ऐसे कह सकते हैं, मान लो ये जीव है। अब ये जीव में क्या अगला भाग होगा या मध्य का भाग होगा या लास्ट वाला, इसके आधार पर अपन बात किया अग्र, मध्य और फिर बात की अपन ने पक्ष। ठीक है, उसके बाद अपने बात की मुखाकृति, और मुखाकृति के आधार पर अपने बात की कितनी? चार। एक क्या बात की? विवृत और एक अर्धविवृत, एक संवृत और एक आपके अर्धसंवृत। ठीक है, अब इतनी बात हो गई तो अब अपन आगे की तरफ जाते हैं, और वो अपन पढ़ेंगे कौन सा? वो पढ़ेंगे अपन कह सकते हैं नासिका के आधार पर। किसके आधार पर? नासिका। नासिका मतलब समझते हो? नाक। जब कोई वर्ण अपन बोलते हैं ना, कभी कभी आपको लगता है ध्वनियां नाक से भी बाहर आती है ना, ऐसे वर्ण हमेशा चंद्र बिंदु वाले होते हैं ना, वो होते हैं, उनसे अपन क्या करते हैं? अभी ये प्रश्न बहुत कम ही आता है, फिर भी अपन दो चार बातें लिख लेंगे। ठीक है, तो अपन अभी जो बात करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे? वो करेंगे नासिका के आधार पर। किसके आधार पर? नासिका की आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कितना वर्गीकरण? स्वरों का। अब देखो, नासिका के आधार पर अपने स्वरों को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? एक तो होते अनुनासिक और एक अपन के निर्नानुसिक, अपन उसका नाम देते हैं। थोड़ा सा बोलने में आपके टेढ़ा रहेगा, फिर भी आप ध्यान दें। देखो, इसके आधार कितने भाग अपन बात करेंगे बेटा? दो। दो कौन कौन से? अभी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से, और एक आप बात करें इधर वाली बात। ठीक, एक तो आपके जहन में आएगा कौन सा? वो होता है आपके अनुनासिक। कौन सा होता है? अनुनासिक। और एक होगा आपके कौन सा? हाँ, निर्नुनासिक। निर्नुनासिक। ठीक है, अब होता क्या इसमें समझो बात। अनुनासिक का मतलब है कि जब अपन वर्ण बोलते हैं तो वर्ण में ध्वनि बाहर आती है ना, वो आप कैसे नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है, दो तो कहते हैं, उसको कहते हैं अनुनासिक। और यहां ध्वनि केवल केवल किस में आ रही बेटा? अपन कह सकते हैं नाक से बाहर आती है, वो होता है आपका निर्नुनासिक। इसमें कहने का मतलब है जैसे कि सारे जो वर्ण आप देखते हो बेटा कौन कौन से, जैसे मैंने यहां लिखा अ, इसमें आपकी मुख और नाक दोनों का प्रयोग हो रहा है। आ लिखा मैंने, इसमें भी दोनों का हो रहा है। ई लिखा, इसमें भी हो रहा है। ऊ लिखा, इसमें भी हो रहा है। लेकिन अगर यहां बात करोगे आ, ई, और आप कह सकते हैं ऊ, इसमें किसकी आ रही है? नाक से। तो अपन कहेंगे कि वे स्वर जिनके उच्चारण में आप कह सकते हैं कि ध्वनि बाहर ना, ध्वनि जो बाहर आती है प्राणवायु, वो आपके कह सकते हैं मुख और नाक दोनों से निकलती है, उन्हें तो कहते हैं अपन अनुनासिक। और जिसमें केवल केवल किससे निकलती है? नाक से, उन्हें अपन कहते हैं बेटा कौन सी है? वो निर्नासिक। तो इनको आप थोड़ा करके, अब मैं लिखूंगा, टाइम लगेगा, मैं आपको बोलूंगा, आप परिभाषा उसको नीचे लिख देना, इसके नीचे इसकी लिख देना, इसके नीचे इसकी लिख देना। ठीक है, पहले आप सबसे पहले ऊपर लिखो नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और उसके बाद लिखो नासिका के आधार पर, मैं फिर लाइन लिखा हूं, जो जो लिखते रहो आप। पहले लिखो नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और उसके बाद लिखो नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब लिखो नासिका के आधार पर, लिखो नासिका के आधार पर स्वरों को, नासिका के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। दो भागों में विभक्त किया जाता है, दो भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में यूं बनाओ, ये जो अभी मैंने लाइन लिखाई, ये लाइनें केवल केवल बिना काम की, आपको ये रखना ना, नासिक आधार पे दो होते हैं, वर्ण कौन कौन से आते हैं, बस इतनी सी बात ये है। बाकी तो सुंदर दिखाने के लिए अपन लिखते हैं। अब इसमें लिखो, एक लिखो अनुनासिक और दूसरा लिखो बेटा निर्नुनासिक। उसमें दो चार वर्ण लिख दो, क्योंकि जिसमें पर चंद्र बिंदु है वो सीधे सीधा इसमें जाएगा, बस ज़्यादा लोड लेना नहीं। और इसमें आप दो चार आकर लिख दो, अ, आ, ई या उ।
कर लिया। इसके उसको चंद्र बिंदु बोल देगा, बस इतनी सी बात। अब लिखो वे स्वर, इसमें लिखो वे स्वर जिनका उच्चारण करते वक्त, लिखो वे स्वर जिनका उच्चारण करते वक्त, वे स्वर जिनका उच्चारण करते वक्त प्राणवायु, 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 प्राणवायु मुख व नाक दोनों से बाहर निकले, मुख व नाक दोनों से बाहर निकले, उन्हें बाहर निकले, उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं, उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, एक फटाफट लिख दो, फिर सर टाइम हो गया क्लास का आगे। लिखो बेटा, इसमें लिखो वे स्वर जिनका उच्चारण करते वक्त, फर्स्ट वे स्वर जिनका उच्चारण करते वक्त, वे स्वर जिनका उच्चारण करते वक्त प्राणवायु, प्राणवायु, प्राणवायु केवल केवल मुख से बाहर निकले। निर्नासिक लिखा, निर का मतलब नहीं, नासिक का मतलब नाक, केवल मुख से बाहर निकले। देखो केवल मुख से बाहर निकले। ठीक है, बाहर निकले। कल अपन बाकी बातें, कल कोई अगर डाउट रहता मैं कल वापस बात कर लूंगा। ठीक है।